सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। एंड आई होप आप लोगों ने दो पार्ट्स थर्मोडायनेमिक्स के काफी इंजॉय किए होंगे। तो तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो रहा है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी एक साथ डील करेंगे। तो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल क्यों हुआ? आपके पास जवाब है इसका? बड़ी सिंपल सी बात है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ये बात हमको समझ में आती है। क्यों? क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद है, स्वाभाविक है। लेकिन यही चीज उल्टी नहीं हो सकती कि आप सोचे कि हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भागेगी। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो क्यों नहीं हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। सो देयर लाइज द डिसएडवांटेज इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका एक्सप्लेनेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिया। उसने कहा कि कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं और कुछ चीजें नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद ना हो। दे नीड सम एक्सटर्नल फोर्स और ड्राइव टू स्टार्ट दैट थिंग। अब यार, एक बॉल है जो हिल से गिर रही है, अब अपने आप गिर रही है ना, उसको धक्का थोड़ी ना दिया मैंने, उसके टॉप में रखा मैंने हिल के, और अपने आप रोल डाउन होती जा रही है, होती जा रही, होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, वैसे तो देखा जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, यू नीड सम एक्सटर्नल एजेंट, यू नीड सम फोर्स। उसके अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पर्टिकुलर चीज जो कि स्पॉन्टेनियस थी वो रिवर्स हो सकेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो जब भी हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ल्ड को लेकर काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं डील करने वाले हैं। वी आर डीलिंग विद दी PYQs ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस, नो सॉरी नॉट एडवांस, ऑफ जेई मेंस ओनली। जेई एडवांस और नीट के लिए भी अलग से मैंने सीरीज सोची है निकालने को, बट देखते हैं, अभी सिर्फ जेई मेंस में डील कर रहे हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है? कुछ बेसिक आइडिया एंट्रोपी का। द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, क्या बोला? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब जैसे सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो एंट्रोपी है वो काफी बेकार है, लेस है। और वहीं पे अगर हम किसी भी एटम्स की बात करते हैं जब वो गैसियस फेस में है, जैसे वाटर को हम सॉलिड में भी देख सकते हैं, गैस में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वाटर H2O अगर वो सॉलिड फेस में है तो उसकी एंट्रोपी बेकार है, लेकिन जब वो गैसियस फेस में है तो उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। मतलब गैस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस बहुत ज्यादा होने वाली है दोस्तों। तो मॉलिक्यूल्स का पागलपन, जितने ज्यादा पागल होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, जितना कम पागल होंगे उतनी बेकार एंट्रोपी होगी। मतलब फंसे हुए होंगे, सॉलिड्स में फंसे हुए होते हैं, आइस में फंसे हुए होते हैं, आइस बर्फ, तो उसकी एंट्रोपी बेकार है। सॉलिड की बेकार होती है, लिक्विड की अच्छी होती है, और गैसियस की तो बेहतरीन एंट्रोपी होती है, बहुत ज्यादा एंट्रोपी होती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ऐसा भी कहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी वर्ल्ड पे डील करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो इंथैल्पी वर्ल्ड में डील करता था। तो उसने कहा कि जो एंट्रोपी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आइए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। तो ABCD 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसमें एंट्रोपी कम हो रही है। पहले ज्यादा थी लेकिन बाद में कम हो रही है। तो पहला है डिसोसिएशन ऑफ CaSO4 टू CaO प्लस SO3। देखो, कोई भी चीज पहले सॉलिड में थी CaSO4, लेकिन बेटा जब आपने उसको हीट दी तो वो टूट गई। किसमें टूट गई? टूट गई मैं, टूट के मैं चूर हो गई। क्या बात है! सॉलिड गैस। तो देखो, प्रोडक्ट में अगर तुम्हें गैसियस चीज दिखाई दे रही है तो समझ जाना बेटा एंट्रोपी बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। यस। तो एंट्रोपी यहां पर इंक्रीज,
सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस बोले तो CO2 को तुमने सब्लिमेशन किया, यानी कि सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड स्टेट को विदाउट अंडर गोइंग लिक्विड स्टेट आप उसको गैसियस फेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस की बात है, कोई भी चीज अगर सॉलिड से गैस के फेस में जा रही है तो उसकी इंट्रोपी क्या हो रही है बेटा? बताओ। बढ़ रही है। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो आयोडीन जो है उसको आप पानी में डाल रहे हैं, तो मतलब वाटर जो है वो आयोडीन पार्टिकल्स को घेर लेगा और अपना एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। I2 बेसिकली किस फॉर्म में होती है? सॉलिड। देखो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसमें फ्लोरो क्लोरो गैस हो गई F2Cl2, Br2 लिक्विड स्टेट में होता है, I2 सॉलिड स्टेट में होता है। अब उसको तुमने पानी में डाला तो वो एक्वा सॉल्यूशन बना लेगी। सिंथेसिस ऑफ N2 एंड H2, तो बेटा तीसरे के लिए इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? तो देखो, सेकंड के लिए भी इंक्रीज हो रही है और थर्ड के लिए भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप समझ पा रहे होगे कि फोर्थ है। लेकिन तीसरे में क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि सर सॉलिड से कम एक्वस फेस में तो गया, डिसॉल्व तो हो रहा है कम से कम, है ना। और एक्वस फेस की में जो रैंडमनेस होती है, डिसऑर्डरनेस होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ज्यादा होगी सॉलिड फेस से, बट ऑब्वियस से। सिंथेसिस ऑफ एमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2। अच्छा, N2 गैसियस फेस में 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल एमोनिया देता है, ठीक है। तो यार ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, अब तो हम फंस चुके हैं सर, अब क्या करें? तो बेटा ऐसा है कि आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 3 + 1 4, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? सिर्फ 2। तो यानी कि गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए, 4 से 2 हो रहे हैं। तो बेटा इंट्रोपी यहां पर कम हो रही है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस डी पोर्शन में कम हो रही है, यानी कि द ऑप्शन इज डी। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप सेकंड क्वेश्चन को जरूर करिएगा और उसका आंसर देखिएगा। हमको यहां पर भी बताना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो बच्चों मैं बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 या 20 के क्वेश्चंस हैं, शायद इसमें से एक 20 का और एक 18 का है, कुछ ऐसा ही है। मैं ईयर नहीं लिख पाया था, अभी भूल गया। तो मैं ये 2 क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिखवाना चाह रहा हूं कि जो 2018 में आया वही 2020 में भी आया, तो एक पैटर्न समझ रहे हो ना। पार्ट 1 में भी यही समझाने की कोशिश करी, पार्ट 2 में भी, और अब पार्ट 3 में भी यही समझा रहा हूं कि पैटर्न समझो। जेईई मेंस टफ में डील नहीं कर रहा, जेईई मेंस बेसिक्स पे डील कर रहा है। आप बेसिक्स को पकड़ो। तो डायमंड से ग्रेफाइट, तो देखा जाए बेटा अपनी जो कार्बन है ना, कार्बन वो 2 इलेक्ट्रोड्स में फॉर्म होती है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो होती है वो सबसे हार्ड होती है, और ग्रेफाइट थोड़ी सी कंपैरेटिवली डायमंड की क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट। क्यों? लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। N2 यहां पे, तो पहले केस में क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। हमें डेल्टा एस नेगेटिव देखना है पिछले क्वेश्चन की तरह। N2 गैसियस है, N2 गैसियस है, यहां 1 एटमॉस्फेयर है, यहां 5 एटमॉस्फेयर है। लो बेटा पंगा हो गया यहां पे। जब तुम किसी गैस को प्रेशर दिए पड़े हो तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास आ जाएंगे, यानी कि जो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो कम हो रही है, यानी कि इंट्रोपी कम हो रही है। तो पहले 1 एटमॉस्फेयर पे थी, अब 5 एटमॉस्फेयर पे है। समझ गए ना भाई? एक कंटेनर है, उसमें तुमने ऊपर से पिस्टन लगाया हुआ है और उसके अंदर गैस भरी है, नाइट्रोजन, 1 एटमॉस्फेयर। अब तुम उस पिस्टन को दबाए चले जा रहे हो, तो क्या है, प्रेशर एक्स्ट्रा देने से मॉलिक्यूल्स उसके पास नहीं आ जाएंगे, बस। तो यानी कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रही है, यानी कि डेल्टा एस कम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। यही मार्क किया था, नहीं मार्क किया तो गलत हो गया। तो सी ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस है, ये 273 केल्विन है, ये 300 केल्विन है। अब भाई तुम किसी कंटेनर में गैस को लिए हो, नाइट्रोजन क्लोज कंटेनर, और उसको तुम हीट दिए पड़ो, तो क्या मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रहा है ना। टेम्परेचर का बढ़ाने का मतलब क्या है कि तुम उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करो, रैंडमनेस बढ़ा रहे हो, पागलपन बढ़ा रहे हो, इंट्रोपी बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा इंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये H2 गैस है,
ये भी H गैस है। फर्क इतना है कि ये 1 मोल मॉलिक्यूल है और ये एटम है, और तुमने मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी दी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको कहते हैं। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जब एनर्जी दोगे और एटम में कन्वर्ट होगा, और एटम तो होता ही पागल है, वो क्या है, अब वो एकदम सुर 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 घूम रहा है। मॉलिक्यूल में तो फिर भी बंधा हुआ था, जब वो एटॉमिक स्टेज में आ गया तो वो पागल हो गया। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड है। ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो कभी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर रहे हैं, जैसे F2 को डिसोसिएट कर दिया 2F में, Cl2 को डिसोसिएट कर दिया 2Cl में, तो उसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्यों? पहली बात, उसके बॉन्ड टूट रहा है, वो स्टेबल फॉर्म से लीस्ट स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, एटम फॉर्म में जा रहा है, और आप हीट दे रहे हो तो बट ऑब्वियस की बात है काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, तो मेजर ऑफ डिग्री और रैंडमनेस इंक्रीज होगा, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अब बेटा जाइएगा, कभी भी आपको इस पर बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई देंगे तो आई एम श्योर कि आप इसको लगा लेंगे, क्योंकि जो बेसिक फंडा है वो यही है। तो यहां पे बेसिक फंडा हमने क्या देखा था कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो रहे थे प्रोडक्ट की तरफ आते हुए, और यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि ये भी नाइट्रोजन गैस है, ये भी नाइट्रोजन गैस है, लेकिन प्रेशर के बढ़ने से रैंडमनेस कम हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ JEE 2019। टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग द सेम मास एंड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। दो ब्लॉक हैं मेटल के जिनका सेम मास है, सेम मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, सोडियम सोडियम, कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर अलग है T1 T2, रिस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर एंड आर अलाउड टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे ये दो कीवर्ड्स हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर। तो द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस पूछ रहा है, क्या होगा? तो बच्चों देखो ऐसा है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेट अभी नहीं, क्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम उसको सी 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 देख रहे हो, ये सीपी सीपी क्या है, ये आपका बेसिकली स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम Q को यानी कि डेल्टा Q को लिख सकते हैं Cp डेल्टा T अपॉन T। अब जब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये Cp तो बाहर मिलेगा, लेकिन डेल्टा T अपॉन T का क्या होगा, यानी कि 1 अपॉन x dx क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर लिमिट्स क्या होती हैं, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो यहां पे बेटा एक बात है कि ये फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं ये आप याद रखना, हो सकता है आप में से कई बच्चों को याद भी हो। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। बेटा ये फॉर्मूला बहुत 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 जरूरी है आपके लिए याद रखना, ये काफी जगह इस्तेमाल हो रहा है। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं सीपी डेल्टा टी, क्योंकि यहां पे यार कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। मैंने ऑप्शंस देखा तो मैं ये काम कर पा रहा हूं, अगर ऑप्शंस ना देखता तो मेरी अभी सोच यहां तक ना जाती। समझ रहे हैं ना कि मैंने इसको फॉर्मूले को एक्सपैंड क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पे सीपी 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 सब जगह आया है, यानी कि जो डेल्टा क्यू है, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है या जो हीट एनर्जी है, दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने सीपी डेल्टा टी लिखा, वरना ना करता। डेल्टा एस इज इक्वल टू, फिर इंटीग्रेट किया तो जो एंट्रोपी चेंज है वो आया सीपी इंटीग्रेशन 1 बाई टी डेल्टा टी। तो 1 बाई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln x, नेचुरल लॉग वाला, और हमें नेचुरल लॉग में चाहिए भी, तो इसलिए हम 2.303 में और लॉग में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी रहेगी करना। और ये लिमिट्स लगा दी TF अपॉन TI, यानी कि फाइनल अपॉन इनिशियल। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि जो दो सेम मेटल हैं, सेम मास है, टेम्परेचर T1 T2 है, तो जब इनको थर्मल इक्विलिब्रियम में लाया गया तो ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है,
ये यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो इनका फाइनल टेम्परेचर हो वो आपको पता चल सके। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, अगर इसका T1 है इसका T2 है तो T1 प्लस T2/2। थर्मल इक्विलिब्रियम आने का क्या मतलब है कि उनका जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज द एवरेज ऑफ द बोथ टेम्परेचर। यानी कि एक अगर 30 है, एक का अगर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों को अगर थर्मल इक्विलिब्रियम ला दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए छोड़ दिया, तो वो क्या देगा फाइनल रिजल्ट 30 + 70/2 यानी कि 50। अब हम क्या करेंगे, दो ब्लॉक है हमारे पास, तो जो टोटल इंट्रॉपी आएगी वो डेल्टा एस ऑफ ब्लॉक 1 प्लस डेल्टा एस ऑफ ब्लॉक 2। डेल्टा एस ऑफ ब्लॉक 1 का मतलब ये फॉर्मूला लिखेंगे CpLn, TF की जगह क्या आएगा T1, या ऐसा लिखते हैं, अभी इसको TF ही लिखते हैं, सुनना, इसको हम TF ही लिखते हैं अपॉन T1 प्लस CpLn TF अपॉन T2, T1 T2 क्योंकि ब्लॉक 1 ये ब्लॉक 2। log A प्लस बी log A प्लस log B क्या होता है, log A इंटू बी, या वाइस वर्सा log M इंटू N इज इक्वल टू log M प्लस log N। तो इसको जरा घुमा फिरा कर हम ये भी लिख सकते हैं कि Cp log कॉमन ले लिया, TF का स्क्वायर हो गया ये इंटू ये, अपॉन में T1 T2 हो गया। अब TF का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यार, TF की जो वैल्यू है वो है T1, दिस इज T2 है ना, T1 प्लस T2 अपॉन 2, तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 T1 T2। तो CpLn T1 T2 का होल स्क्वायर 4 T1 T2, इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन का जो आप मतलब जब क्वेश्चन को पढ़कर देखोगे ना तो आपको हल्का फुल्का क्लू जाएगा इस इक्वेशन की तरफ, अगर आपने पढ़ी है तो। उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि भाई हमें यही लगाना है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो TF इक्वल टू T1 प्लस T2/2 होता है, तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है कि तो दोनों की जो इंट्रॉपी आएगी टोटल करने पर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की, वो आनी ही यही है, उसके वो कोई चारा ही नहीं है। अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल लीड्स टू दिस आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, it says that the entropy change associated with the conversion of one ice at 273 Kelvin to water vapor at 373 Kelvin। बच्चों इससे ही पहले पार्ट में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जहां पर हम लोगों ने डील किया था जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि आइस को बनाना था, पानी से आइस की तरफ जाना था, तो इंथैल्पी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। तो सेम हमको भी इंट्रोपी के टर्म्स में ये क्वेश्चन को करना है। तो क्या कह रहा है, 1 kg आइस जो कि 273 केल्विन पे है, उसे कन्वर्ट करना है वाटर वेपर में जो कि 373 केल्विन पे है। तो कितना प्रोसेस लगेगा, पहले तो आप ये बना ले, सीक्वेंस बना लीजिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें चाहे इंथैल्पी पूछे चाहे इंट्रोपी पूछे कि वाटर से आइस की तरफ जाना है या आइस से वाटर वेपर की तरफ जाना है, कुछ भी पूछे, तो पहले आप सीरीज बनाइए। सीरीज का मतलब क्या है जरा देखिएगा। आइस क्या होती है, H2 होती है सॉलिड में, ठीक। ओरिजिनल टेम्परेचर इसका क्या है समय 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा जी आप लोगों को हीट करना है, जब आप इस पे हीट देंगे तो ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन। पहले बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी, पानी के स्टेट में आएगी, लेकिन वो पानी का टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन ही होगा। मतलब इससे हल्का सा और हीट किया कि बर्फ बन जानी है, और इससे हल्का सा हीट किया कि पानी बन जाना है। अब इसके बाद आपने हीट कंटिन्यू करी, H2O लिक्विड में है, लेकिन अब टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, और वो टेम्परेचर होगा आपका भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहां पर आता है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो गैसियस फेस में बनने लगता है। तो 273 केल्विन से तुमने हीट करना चालू किया 373 केल्विन तक आप हीट करते गए,
H2O लिक्विड बरकरार रहा। अब बेटा अगर तुमने और हीट करी 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 H2O किस में कन्वर्ट हो जाना है भाई 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो वाटर वेपर, यानी कि यहां पर गैस लिख देंगे। लेकिन ये H2O गैस किस टेम्परेचर पे है बेटा 373 केल्विन। तो बेसिकली क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, 383 केल्विन तक जाना है। तो इसको हम फिर से हीट करेंगे, H2O गैस 383 केल्विन। कितने प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो आप, देखो जरा ध्यान से सुनना इस बात को। आपने एक डेल्टा S1 इंट्रोपी चेंज यहां पर हुआ, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4, इन चार का समेशन आपको टोटल इंथैल्पी चेंज देगा। आइए फाइंड करते हैं। देखो बेटा दो तरीके की हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट, एक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट तब यूज करते हैं वर्ल्ड, स्पेसिफिक हीट तब यूज करते हैं वर्ल्ड जब आपका टेम्परेचर पे चेंज हो रहा हो, यानी कि 273 से 373, 373 से 383। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, तो हम लोग वर्ल्ड यूज करते हैं लेटेंट हीट। तो पहले सॉलिड से लिक्विड यानी कि मेल्ट कर रहे हो, फ्यूजन कर रहे हो। कितनी दी है इसकी 334 किलो जूल पर केजी। तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T। डेल्टा H है 334 और अपॉन टेम्परेचर है 273। सिमिलरली यहां पे अब डेल्टा S2 निकालने की कोशिश करेंगे। डेल्टा S2 क्या आएगा, देखो 273 से 373 केल्विन जा रहा है, ध्यान रखना। और आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो स्पेसिफिक हीट दिया है। एक होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग मास से मल्टीप्लाई करते हैं, और हीट कैपेसिटी सिंपल होता है किलो जूल पर केल्विन या जूल पर केल्विन। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम कहते हैं अगर तुम ये एग्जाम में ये टर्म भूल भी जाते हो कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यार वो मोलर हीट कैपेसिटी क्या था, वो हीट कैपेसिटी क्या था, बहुत सिंपल तरीका है, उसके यूनिट देख लिया करो, किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, किलो जूल पर केल्विन, यानी कि Q बाय T तो है ही है, साथ में M भी है, मास का भी मल्टीप्लाई है। तो यानी कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मास को कंसीडर करेंगे। तो डेल्टा S2 इज इक्वल टू, अच्छा इंट्रोपी चेंज का अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया था, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके ln लाए थे, नेचुरल लॉग। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, Cp था, यहां पर ln था, फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, और मास से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर है। तो यहां पे अगर हम मास की बात करें तो बेटा वो तो 1 kg है। ठीक है, Cp की बात करें तो हीट कैपेसिटी हमें चाहिए लिक्विड से लिक्विड की, लिक्विड। तो देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड इज 4.2 किलो जूल पर केल्विन पर केजी। यूनिट से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये केजी में था और अपन को केजी में चाहिए, बाकी सारी चीजें देखो किलो जूल में चाहिए। तो M 1 था, Cp 4.2 था, ln को ln ही रखेंगे। बेटा नेचुरल लॉग का वैल्यूज इस क्वेश्चन में गिवन था, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी ज्यादा बच्चों को सॉल्व करने में। ये T2 है, ये T1 है, यानी कि 373 अपॉन 273 से कैलकुलेट कर देंगे, डेल्टा S2 की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा S3 कैसे निकलेगा, फिर से देखो 373 से 373, देखो बेटा टेम्परेचर सेम है तो पता कौन सा लगेगा, स्पेसिफिक हीट लगेगा कि लेटेंट हीट लगेगा। हाँ जी वेरी गुड, लेटेंट हीट लगेगा। टेम्परेचर जब सेम होता है और फेस चेंज होता है तो लेटेंट हीट होता है। तो जो डेल्टा S3 है वो क्या होगा, देखो बेटा लिक्विड से गैस के प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस के प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया है, यहां पे फिर से फॉर्मूला लगेगा डेल्टा H अपॉन T, यानी कि 2491 अपॉन T 373। फिर अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा S4। डेल्टा S4 देखो बेटा 373 से 383 जा रहा है, यानी कि फिर से लोचा हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट लाएंगे, लेटेंट हीट का नहीं लाएंगे। फिर से ये फॉर्मूला लगेगा M Cp ln T2 अपॉन T1। मास तो 1 kg है। Cp, अब Cp किसका चाहिए, गैसियस का यानी कि वेपर का, कितना दिया है 2, और ln
383 अपॉन 373। बच्चों इसको बस सॉल्व करना है। तो आपका जो इन चार ऑप्शंस में से आंसर है दैट बिलोंग्स टू डी, यानी कि 9.26 किलो जूल पर केजी पर केल्विन में आंसर आएगा। तो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2019 जेईई मेंस का। और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एंथैल्पी से रिप्लेस भी आ चुका है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। दिस क्वेश्चन केम ऑन 2020 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 2008 का। तो 2020 का ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक रिएक्शन है, ए लिक्विड गिव्स 2B गैस, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी दी है, डेल्टा एस इंट्रोपी दी है, टेम्परेचर दिया है, डेल्टा जी किलो कैलोरी में पूछ रहा है। तो अपन लोग डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाएं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T delta S. What is gives you energy? Gives you energy is nothing but the maximum possible work done by the system. Maximum possible work done by the system is known as its gives free energy. एंथैल्पी से रिलेशन इसकी एक ये रहती है, और अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर चलें तब भी गिव्स यू एनर्जी की एक रिलेशनशिप आती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। तो जब वही वो वाला रिलेशनशिप बाद में यूज करेंगे कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो। अभी हम लोग इस वाले फॉर्मूले पर फोकस्ड होकर बात करें तो क्या हमको इस क्वेश्चन में डेल्टा एच पता है? डेल्टा एच नहीं पता। टी पता है? हाँ जी पता है। डेल्टा एस पता है। तो पहले डेल्टा एच को निकालो, उसके लिए डेल्टा यू दिया है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ी है, काफ़ी सारी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अभी लास्ट वीडियो में, नहीं देखी है तो जाकर देख लो। डेल्टा एच यहाँ पर निकलेगा 2.1 किलो कैलोरी है, तो 2.1 इंटू 1000 कर दो ताकि कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए। डेल्टा एन जी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो जो भी प्रोडक्ट्स में है वो 2 मोल्स हैं, वो भी गैसियस के, लिक्विड का कंसीडर किया नहीं जाता है। तो 2 माइनस 0 इज बेसिकली 2। आर की वैल्यू हम लोगों को कैलोरीज में ही लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर हम लोग कैलोरी में आर की वैल्यू लेते हैं तो वो राउंड ऑफ करके 2 ले सकते हैं, 2 कैलोरी। और टेम्परेचर, और अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको आर की वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन के साथ लिखी हुई मिलती है, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर दैट इज 300। तो ये लगभग कितना आएगा? 2100 प्लस 2 2 4 3 12, यानी कि 3300 कैलोरी। अब इस 330 कैलोरी उठाकर यहां पटक दें तो हमारा गिव्स यू एनर्जी आ जाएगा। और सोचो बेटा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो तुम लोग जेईई मेंस 2020 में कर रहे हो और तुम लोग कहते हो जेईई मेंस टफ है। एक बार मैं इन सीरीज को जो टॉपिक वाइज सीरीज निकाल रहा हूँ पीवाईक्यू की, ये मैं आपको इस डायरेक्शन पे लेकर खड़ा करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से कोई चीज़ टफ है। अगर आप एनसीईआरटी और बेसिक्स पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से मेंस को फोड़ना बहुत आसान है, नीट को फोड़ना बहुत आसान है। इसमें क्या होता है ना, आपका फोकस कंसंट्रेशन नहीं हिलना चाहिए। यहाँ से भी कर लें, वहाँ से भी पढ़ लें, ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, फलानी आप लोग हर डायरेक्शन में अपने दिमाग को फैला देते हो। ये हॉट से लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है। आज हमारी थिंकिंग क्या हो गई है, कोई चीज़ टफ है, डिफिकल्ट है तो वो अच्छी है, हम उसको लगाएंगे क्योंकि जेईई में ऐसे आते हैं। तुमको बता दिया गया कि जेईई में ऐसे आते हैं। अरे नहीं आते, आ रहे होते तो ये तुम्हारे सामने देखो ना यार, 2020 का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इससे पहले की जो थर्मोडायनेमिक्स के 3 पार्ट्स लगवा कर दिए हैं, कहाँ आ रहे हैं? कहीं आ रहे हैं। फिर जेईई मेंस के लिए आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करें। मतलब बोर्ड्स के अंदर सेंस, कई बच्चे होते हैं कि बोर्ड्स की पढ़ाई को नज़रअंदाज करके जेईई करते रहते हैं और कहते हैं सर हम तो जेईई मेंस के लिए फोकस कर रहे थे इसलिए मेरा बोर्ड्स बेकार हो गया। अरे भाई ये कहाँ की तुक वाली बात है, इट्स अ नॉनसेंस। जो बच्चा बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है यानी कि वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स पढ़ रहा है, और अगर वो पढ़ रहा है तो उसके बेसिक क्लियर है, और अगर उसके बेसिक क्लियर है फिर तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ना यार, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट तो सेम रहेगा।
कॉन्सेप्ट कहाँ से अलग होगा? तो अगर आपकी भी थ्योरी ऐसी जा रही है तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, घर में बैठे पेरेंट्स टीचर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, यू नो दैट। आगे चलते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस 20। तो देखो हर चीज कैलोरी में दी हुई है, 3300 माइनस 3 2 6000, तो ये माइनस 2700 कैलोरी आएगा। तुम्हें गिव्स एनर्जी किलो कैलोरी में चाहिए तो माइनस 2.7 किलो कैलोरी आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन पे कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैसे आप कर रहे हो। चलिए, यहां पे कह रहा है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड xy3 आर 60 40 एंड 50 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन हाफ x2 प्लस 3/2 y2 और xy3। ये जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दिए इसकी हमको स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी हुई है। डेल्टा एच आपको यहां पर दिया हुआ है मॉस्किटो डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, तो कह रहा है फॉर द रिएक्शन टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर विल बी। अगर बात कर रहा है कि हमको इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर चाहिए तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी लेसर देन 1 मीन्स स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी इक्वल टू 0 मीन्स इक्विलिब्रियम। अब हम यही फॉर्मूला रिपीट करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी 0 है तभी तो हम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का निकाल पाएंगे, तो यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी 0, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस हो गया। अब डेल्टा एस क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है जो कि फाइनल और इनिशियल पाथ पे डिपेंड, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डेल्टा एच क्वेश्चन में आपको माइनस 30 किलो जूल दिया है, लेकिन क्या आपको डेल्टा एस का कोई ज्ञान है? नहीं ज्ञान है, तो हम डेल्टा एस पहले निकालेंगे। डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो XY3 की कितनी दी है, 50 जूल पे दी है, देखना याद, माइनस इन दोनों की x2 प्लस y2 की, तो 1/2। याद रखिएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लेना ना भूलिएगा। 1/2 x2, तो 1/2 x2 की वैल्यू कितनी है एंट्रोपी की, 60 प्लस 3/2 y2 की कितनी है, 40, तो 50 माइनस ये आएगा 30, ये आएगा 20, तो 60 प्लस 30 90 बच रहा है अंदर, यानी कि माइनस 40 जूल पर केल्विन पर मोल। ये चीज यहां पर रख देंगे, लेकिन ये किलो जूल में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में माइनस का 40 रखो। अब 4 माइनस से माइनस करना, 4250, 250 इंटू 3 कितना होता है, 750 केल्विन, यानी कि ऑप्शन इज सी। आई बात समझ में?